पहला हिस्सा, नूर का पहाड़, अनहोनी की झलक। कहा जाता है कि जिसके पास यह हीरा होगा वह दुनिया का मालिक बनेगा, मगर उसे दुनिया की सारी बदनसीबियां भी भुगतनी पड़ेंगी। यह एक सिहरन पैदा करने वाला जुमला है, सदियों से दुनिया के सबसे मशहूर जवाहरात में से एक से जुड़ा हुआ। हम बात कर रहे हैं कोह-ए-नूर की। नूर का पहाड़, एक ऐसा पत्थर जिसकी चमक इतनी तीखी कि राजाओं और बादशाहों की आंखें छू दिया गईं। ये सिर्फ एक कीमती पत्थर की दास्तान नहीं, यह ताकत, ख्वाहिश, बेहिसाब दौलत और एक बद्दुआ की कहानी है। यह कहानी प्राचीन भारत की धूल में शुरू होती है और आज लंदन के दिल में ताले और पहरों के नीचे ठहरी है। यह किस्सा हीरे जितना साफ है, चेतावनी देती है कि इसे बेफिक्री से केवल कोई देवता या एक औरत पहन सकती है। किसी भी मर्द बादशाह के लिए जो इसे अपने पास रखने की हिम्मत करे, कोह-ए-नूर खून खराबे, दगाबाजी और तख्त खोने की खबर देता है। क्या यह महज अंधविश्वास है या चुनकर जोड़ी गई इत्तेफाकों की गिरह, या इसकी चकाचौंध में कोई गहरी सच्चाई छिपी है? आइए इस हैरत अंगेज और कभी कभी दहला देने वाली दास्तान शुरू करें जो गिरती सल्तनतों पर अपने निशान छोड़ती चली गई। सेक्शन 2, प्राचीन खानों की सरगोशियां। हीरे की पैदाइश। कोह-ए-नूर का असल जन्म वक्त की धुंध में खो गया है। इसकी कहानी किस्सों और हकीकत के धागों से बुनी हुई है। कई विद्वान और जवाहरात जानकार मानते हैं कि यह गोलकुंडा की मशहूर कोल्लूर खान से निकला था। वह खान ऐसे बेमिसाल हीरे देती थी जो बादशाहों और सुल्तानों के खजानों तक पहुंचते थे। कुछ लोग इसका पहला जिक्र पुराने संस्कृत ग्रंथों में स्यामंतक मणि से जोड़ते हैं, एक रत्न जिसे सूर्यदेव का तोहफा कहा गया, बेपनाह ताकत और खतरे वाला। कहा जाता था कि वह रोज सोना पैदा करता, नुकसान से बचाता, फिर भी देवताओं और इंसानों के बीच झगड़े और इल्जाम खड़े कर देता। वही पैटर्न आगे भी गूंजता दिखता है। स्यामंतक और कोह-ए-नूर के बीच पक्का सबूत नहीं, मगर मेल चौंकाने वाले हैं। बेजोड़ खूबसूरती, बेहिसाब कीमत और मर्द मालिकों के लिए मुसीबत। ये रिश्ता एक लुभाने वाली संभावना है, मानो भूले हुए दौर की धीमी फुसफुसाहट। पहला पक्का जिक्र 13वीं सदी में मिलता है, काकतीय राजवंश के पास, जो आज के तेलंगाना का मजबूत राज्य था। खिलजी मुहिमों में यह राज्य लूटा गया, राजधानी उजाड़ दी गई, बड़े खजाने इस शानदार हीरे समेत दिल्ली ले जाए गए। फिर पत्थर शासकों के साथ बदलता रहा, फतह की निशानी बनकर एक हाथ से दूसरे तक खून खराबे भरी यात्रा पर निकल पड़ा। हिस्सा 3, मयूर सिंहासन और खून का निशान, मालिकों की कड़ी। 1525 में भारत में एक नई ताकत उभरी, मुगल सल्तनत। बाबर ने आखिरी सुल्तान को हराया। अपनी बाबरनामा में एक अद्भुत हीरे का जिक्र किया। इतिहासकार मानते हैं वही कोह-ए-नूर था। ताजमहल के बनाने वाले शाहजहां ने उसे मयूर सिंहासन के ऊपर चढ़वाया, दरबार पर नजर रखती चमकती आंख। मगर बदकिस्मती जुड़ी रही, औरंगजेब ने उसे हटाया। शाहजहां आगरा किले से ताजमहल को बस निहारता रहा। औरंगजेब के बाद पतन आया, मयूर सिंहासन कोह-ए-नूर सहित वंश के टूटने की निशानी बन गया। 1729 नादिर शाह ने दिल्ली लूटी, पगड़ी में छिपे रतन का भेद खुला, कोह-ए-नूर नाम यहीं पड़ा। हीरा फारस पहुंचा। 1747 में नादिर की हत्या हो गई। पत्थर दुर्रानी खानदान के पास गया। अफगानिस्तान में बरसों तक लड़ाइयां, दगाबाजी, गृहयुद्ध, मानो श्राप पहाड़ों के पार भी पीछा करता रहा। फिर सफर, इस बार भारत की ओर। वापसी भी नाटकीय रही। शाह शुजा गद्दी से उतारकर काबुल से भागा, कोह-ए-नूर साथ ले गया। 1813 में रणजीत सिंह ने उसे समर्पण कराने पर मजबूर किया। कुछ इसे सयानी बातचीत, कुछ जबरदस्ती और भुखमरी कहते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने कुछ समय तक श्राप को मात दी। पंजाब में मजबूत सिख साम्राज्य और राजकीय मौके पर कोह-ए-नूर उनकी बाह पर बंधा रहता था। फिर भी परछाइयां रहीं, सेहत बिगड़ी, लकवे का दौरा पड़ा और उनके गुजरने के बाद साम्राज्य अव्यवस्था में डूब गया। सियासी हत्याएं, कमजोर और थोड़े समय के लिए टिकने वाले उत्तराधिकारी। इस उथल-पुथल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका दिया। 2 अंग्रेज सिख युद्धों के बाद ब्रिटिश जीत गए। 1839 पंजाब पर कब्जा हो गया। संधि के अनुच्छेद 3 में लिखा गया कि कोह-ए-नूर इंग्लैंड की रानी को दिया जाएगा।
10 साल के दलीप सिंह से इसे पेश करवाया गया। लंदन की यात्रा गुप्त तरीके से ले जाया गया। जहाज पर हैजा फैला, फिर भीषण तूफान, मानो श्राप आखिरी शिकार ढूंढ रहा हो। फिर भी 1850 में यह सुरक्षित पहुंचा और रानी विक्टोरिया को पेश किया गया। प्रिंस अल्बर्ट ने इसे दोबारा तराशवाया। 186 कैरेट से घटकर 150.6 से रह गया। कुछ लोगों ने इसे अपमान माना, पर रोशनी का पहाड़ नए रूप में महारानी का प्रिय रत्न बना। अब यह पूरे साम्राज्य का निशान है, जिसकी चमक में एक चुप चेतावनी भी छिपी है। क्या इसकी चमक तकदीर बदलती है या बस उसे उजागर करती है? कोह-ए-नूर अब ब्रिटिशों के पास था। उन्होंने एक फैसला किया, इस श्राप को ध्यान में रखकर, चाहे सच में मानते हो या बस समझदारी भरी छवि के लिए। ब्रिटिश शाही खानदान ने यह चेतावनी गंभीरता से ली। यह हीरा सिर्फ रानी पहनेगी। महारानी विक्टोरिया, रानी अलेक्जेंड्रा, रानी मैरी और क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर। ऊपर से देखो तो यह फैसला कामयाब लगा। ब्रिटिश बादशाहत पहले की सल्तनतों की तरह नहीं टूटी, लेकिन आखिरी भारतीय मालिक महाराजा दलीप सिंह बचपन में मां और राज्य से जुदा कर दिए गए। इंग्लैंड लाए गए, ईसाई बनाए गए और महारानी के चहेते रहे। वहां उन्होंने एक अंग्रेज देहाती जेंटलमैन की तरह जिंदगी गुजारी, पर अपने राज्य के बिना एक राजा। कोह-ए-नूर अब साम्राज्य की नुमाइश बन चुका था। उम्र बढ़ी तो दिल का दर्द भी बढ़ा। ईसाई धर्म छोड़ा, वापस सिख बने और अपने हक लौटाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहे। भारत लौटना चाहा तो गिरफ्तार हुए, फिर यूरोप में भटकते रहे। 1873 में पेरिस के एक होटल में अकेले और कर्ज में उनकी मौत हुई। मानो पत्थर के साथ चलती उदासी उनके हिस्से भी लिखी गई हो। वह पत्थर उनके पास नहीं रहा, लेकिन उसका नुकसान उनकी किस्मत बन गया। आज कई लोग कहते हैं यह श्राप असल में एक रूपक है, औपनिवेशिक फतह के बाद की टूटन, तहजीबी और जाति दर्द का। आज वह हीरा टॉवर में सजा है और भारत ब्रिटेन के दर्दनाक रिश्ते का जुड़ा हुआ निशान बनकर चमकता है। आज कोह-ए-नूर किसी शासक के सिर पर नहीं, यह ज्वेल हाउस में मजबूत शीशे के पीछे क्राउन ज्वेल्स का मुख्य हिस्सा है। हर साल करोड़ों दर्शक इसकी चमक देखते हैं। कई लोगों के लिए यह बस एक ऐतिहासिक वस्तु है, पर उपमहाद्वीप के बहुत से लोगों के लिए यह उपनिवेशवाद की तकलीफ भरी याद का एक शक्तिशाली प्रतीक है। 1947 के बाद से कई बार वापसी की मांग उठी। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ने भी दावा किया। भारत कहता है हीरा उसकी मिट्टी से निकला और एक नन्हे शासक से लिया गया। पाकिस्तान कहता है लाहौर, जहां से यह ब्रिटेन गया, अब पाकिस्तान में है। अफगानिस्तान मानता है यह उनके संस्थापक द्वार का खजाना था। ब्रिटेन का पक्ष है 1839 की लाहौर संधि के तहत यह उन्हें दिया गया और अब उनकी राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा है। अलग अलग दावों के चलते वापसी कठिन बताई जाती है। ऐसी वापसी मिसाल बनेगी। कई पश्चिमी संग्रहालय उपनिवेश युग की वस्तुओं से भरे हैं। बहस अक्सर इतिहास और राजनीति के बीच अटक जाती है। कोह-ए-नूर आज भी एक केंद्र बिंदु है। उपनिवेशवाद, वापसी और सांस्कृतिक पहचान पर कठिन चर्चाएं। हर जिक्र पुराने घावों को छू देता है। कठिन सवाल, असली मालिक कौन? क्या पुरानी गलतियां सुधर सकती हैं? क्या किसी देश की धरोहर हजारों मील दूर रहनी चाहिए? हीरे की रोशनी हमारी आज की उत्तर उपनिवेश दुनिया के अनसुलझे तनावों को शांत साफ दिखाती है। तो हम आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं, दुनिया के तमाम कैरेट से भी भारी, क्या कोह-ए-नूर सच में शापित है या यह अभिशाप बस मानव इतिहास को नाटकीय ढंग से समझाने की रीत है? सोचिए, यह पत्थर सदा सामर्थ्यशाली पुरुषों के पास रहा, सम्राट, शाह, महाराजा। ऐसी सत्ता का जीवन हिंसा, विश्वासघात और अनिश्चितता से भरा रहता है। शक्ति चुनौती को खींचती है और सिंहासन अक्सर रक्त से जीते हारे जाते हैं। तो क्या पत्थर दुर्भाग्य लाता है या वह वहीं पहुंचता है जहां दुर्भाग्य पहले से पल रहा होता है? कोह-ए-नूर की दास्तान दरअसल साम्राज्यों की दास्तान है। काकतिया, मुगल, फारसी, अफगान, सिख, उत्थान और पतन का स्वाभाविक चक्र। पत्थर युद्ध की सबसे बड़ी लूट बना। इसकी यात्रा बदलती ताकतों का सटीक नक्शा है। अभिशाप शायद इतिहास की अडिग रफ्तार का काव्यात्मक नाम भर है। किंवदंती फिर भी टिकती है। राजनीतिक हिंसा को दैवी दंड का रूप देकर नैतिक सीख गढ़ती है।
पत्थर मानवीय महत्वाकांक्षा का निशाना बन जाता है और आज यह लंदन में विराजमान है। इसकी चमक दो कथाएं दिखाती है, एक साम्राज्यों और संधियों का आधिकारिक वृत्तांत, दूसरी घातक अभिशाप की मंद फुसफुसाहट। सच कौन सा है? शायद दोनों। हो सकता है कोहे नूर कोई शापित वस्तु नहीं, एक ऐतिहासिक दर्पण हो जिसमें हमारी महिमा, लालच, सौंदर्य और रक्तपात झलकते हैं, और अंतिम उत्तर हीरे की तरह, मौन और बंद।